नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान की स्थिति पर भी दोनों देशों में चर्चा हुई। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की गुजरात में बैठक होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजारों में मूल्यों में नियंत्रण के लिए खाद्य तेल पर आयात शुल्क घटाया। केंद्र सरकार ने देशभर में आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय सहायता 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद से कोरोना महामारी से निपटने में विकसित देशों के मुकाबले बेहतर कामयाबी हासिल की। देश में अब तक 73 करोड़ 73 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए और अमेरिकी ओपन टेनिस में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लेलाह फर्नांडीज को हराकर महिला एकल खिताब जीता। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और शांति भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लोकतांत्रिक देशों के हित में है। कल नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत महासागर में समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की एक समान परिकल्पना पर आधारित है। बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर हमने सभी सर्विसेज में मिलिट्री इंगेजमेंट्स का विस्तार करने, ग्रेटर डिफेंस इंफॉर्मेशन करने की सुविधा प्रदान करने और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मिलकर काम करने का भी निर्णय लिया है। डिफेंस कोऑपरेशन के संदर्भ में मालाबार एक्सरसाइजेज में ऑस्ट्रेलिया की निरंतर भागीदारी को देखकर दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई है। हमने ऑस्ट्रेलिया को भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग में शामिल होने और रक्षा उपकरणों के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ हुई सकारात्मक बातचीत की सराहना की और कहा कि ये दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक सहभागिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा के प्रयास जारी रखने चाहिए। 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन विश्व इतिहास में मानवता पर हमले के दिन के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इस दिन से समूचे विश्व ने बहुत कुछ सीखा भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत के मानवीय मूल्य विश्व के समक्ष रखे थे। 11 सितंबर दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को
भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। कल गुजरात के अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और सरदार धाम के दूसरे चरण के अंतर्गत कन्या छात्रालय की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के त्यागपत्र के बाद नए नेता के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की आज बैठक होने की आशा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ विधायक दल की बैठक में भाग ले सकते हैं। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार ऐसी संभावना है कि विधायक दल की बैठक पक्ष के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आज शाम तक गांधीनगर में होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव श्री BL संतोष और केंद्रीय मंत्री और पार्टी के गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी कल गांधीनगर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर ऐसा ही संकेत दिया था। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया भी गांधीनगर में ही है। इससे पहले कल श्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर मानक शुल्क दर घटाकर 2.5% कर दी है। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के रिफाइंड तेल पर मानक शुल्क दर कम करके 32.5% कर दी गई है। कच्चे पाम ऑयल और कृषि उपकर 17.5% से बढ़ाकर 20% किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों के दाम अधिक रहे हैं, जो मुद्रास्फीति और उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती कीमतें कम करने के लिए सरकार ने इस वर्ष फरवरी से अगस्त के बीच कई कदम उठाए हैं। इनमें आयात शुल्क को युक्तिसंगत करना, पाम ऑयल की आयात नीति में संशोधन करते हुए इसे प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में करना, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के कच्चे तेल और सोयाबीन तथा सूरजमुखी के रिफाइंड तेल के मानक शुल्क दर को कम करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न बंदरगाहों पर सुविधाएं तैयार करना और आयातित खाद्य तेलों की खेप के लिए मंजूरी प्रक्रिया तेज करना शामिल है। कोविड महामारी के कारण खाद्य तेलों की आयात प्रक्रिया में भी देरी हुई थी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार ने देश भर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय सहायता 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में आयुष महाविद्यालय बहुत कम हैं। इसके अलावा भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक योग्य चिकित्सकों की भी आवश्यकता है। वे कल गुवाहाटी में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल में पूर्वोत्तर में आयुष प्रणाली में विविधता, शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार से संबंधित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री सोनोवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में आयुष क्षेत्र में सबके लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और विश्व भर में आयुष प्रणाली के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है। आयुष मंत्री ने पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे रोजगार की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने वैज्ञानिकों और चिकित्सा से जुड़े लोगों की मदद से कोरोना महामारी से निपटने में विकसित देशों के मुकाबले बेहतर उपलब्धि हासिल की है। चेन्नई में हिंदुस्तान वाणिज्य परिसंघ के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों की सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए चिकित्सा समुदाय और स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए हमें वैज्ञानिकों पर गर्व है। उन्होंने सभी देशवासियों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में सुधार से भारत की अर्थव्यवस्था फिर से वृद्धि की पटरी पर लौट रही है। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने वाणिज्य परिसंघ से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जरिए युवाओं में कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने को कहा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 128वीं वर्षगांठ के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसे अपनी विरासत पर गर्व है और वह भविष्य की ओर देख रहा है। आज की युवा पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, जहां टेक्नोलॉजी का एक बड़ा चैलेंज आता है, वहीं पर हमारे जो मूल्य हमारे समाज में जो वर्षों से हम सबको मिलते हैं, जो अनुभव हमें बाकियों से सीखने को मिलते हैं, उसका भी हम लाभ उठा सकें और कहीं ना कहीं
हम अपने आचरण में भी उसको बदलाव के रूप में लेकर आए, अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाएं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की विचार दृष्टि और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रतिबिंबित करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान की स्थिति पर भी दोनों देशों में चर्चा हुई। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की गुजरात में बैठक होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में मूल्यों में नियंत्रण के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया। केंद्र सरकार ने देशभर में आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय सहायता 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत वैज्ञानिकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद से कोरोना महामारी से निपटने में विकसित देशों के मुकाबले बेहतर उपलब्धि हासिल करने वाला देश बना। देश में अब तक 73 करोड़ 73 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए और अमरीकी ओपन टेनिस में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लेलाह फर्नांडिस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। भारत में कोविड-19 टीकाकरण आंकड़ा 73 करोड़ को पार कर गया है। अब तक 73 करोड़ 73 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 64 लाख 49 हजार टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में 34 जिले कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। इस बीच राज्य में नमूनों की जांच और टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2,17,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें कोरोना के सिर्फ 14 नए मामलों की पुष्टि 10 जनपदों में हुई। इस जांच में प्रदेश के 65 जनपदों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। अब तक राज्य में कोरोना के 7 करोड़ 47 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 184 रह गई है। अब तक राज्य में 8 करोड़ 62 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,88,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में कोविड महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है और पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के कई गांवों में इस बार एक गांव एक गणपति के सिद्धांत को अपनाया गया ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने हेतु पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के गांवों में उत्सव को उचित तरीके से मनाने के लिए किए जाने वाले जागरूकता अभियान को संतोषजनक प्रतिसाद मिल रहा है। सांगली जिले में पुलिस ने 404 गणेश मंडलों की बैठक में ये उत्सव सादगी से मनाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद 211 गांवों ने एक गांव एक गणपति संकल्पना के माध्यम से गणेश उत्सव मनाने का निर्णय लिया। वहीं 66 गांवों ने इस साल उत्सव न मनाने का निर्णय लिया। अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील में भी लगातार दूसरे साल एक गांव एक गणपति की संकल्पना पर आधारित उत्सव मनाया जा रहा है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में कोविड स्थिति की समीक्षा की है और इस सिलसिले में कोविड कार्यबल के सदस्यों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ कई बैठकें की। उन्होंने कहा कि हमें अपने सुरक्षा उपायों को कम नहीं करना है और सरकार कोविड फैलने पर रोक लगाने के लिए कई स्वास्थ्य और सामाजिक उपाय कर रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के वे शब्द, नारे और कविताएं जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार करने का काम किया, ऐसे शब्दों और लेखन से आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। धरोहर कार्यक्रम हमारे परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 3 बहादुर महिलाओं की जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये वीरांगनाएं थीं तमिलनाडु की वेलू नाचियार और कोयली तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलू नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थीं। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेल्लू नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थीं और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थीं। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेल्लू नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गईं। इस अवधि के दौरान वेलू नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलू को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहां रखते हैं तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलू नाचियार का निधन हो गया। महारानी वेलू नाचियार की सेनापति कोयली को भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है। कोयली का जन्म 18वीं सदी में शिवगंगा जिले में हुआ था। वे वेलू नाचियार की समर्पित कमांडर थीं और उन्होंने कई बार वेलू की जान बचाई। कोयली की निष्ठा और बहादुरी देखकर उसे सेना की महिला इकाई का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर हमला करते समय कोयली ने अपने शरीर पर घी मला और स्वयं को आग लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र भंडार में छलांग लगा दी। इस तरह उन्होंने वेलू नाचियार की जीत सुनिश्चित की। जानी मानी कवयित्री और स्वाधीनता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद जिले के निहालपुर में हुआ था। जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई तो सुभद्रा कुमारी की उम्र केवल 9 वर्ष थी। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई और लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए कविताओं का उपयोग किया। सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुचर्चित देशभक्ति की कविता झांसी की रानी के लिए जाना जाता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में शामिल है।
अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री पुरुष भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सुभद्रा कुमारी चौहान 1923 में पहली महिला सत्याग्रही बनी। उन्हें 1924 से 1942 के दौरान स्वाधीनता संघर्ष में 2 बार गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में 44 वर्ष की उम्र में सुभद्रा कुमारी का निधन हो गया। उनकी 88 कविताएं और 46 लघु कथाएं प्रकाशित हुईं। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वे 53 वर्षों में ये खिताब जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला बन गई हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने रादुकानु को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि ये उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी रादुकानु को बधाई दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में कल भारी वर्षा हुई। ये मानसून दिल्ली के लिए पिछले 46 वर्षों में सर्वाधिक वर्षा वाला रहा। पानी भरने के कारण यातायात बाधित हुआ और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन भी प्रभावित हुआ। दिल्ली दमकल सेवा के कर्मचारियों ने पालम फ्लाईओवर के नीचे पानी में फंसी एक बस से 40 यात्रियों को बाहर निकाला। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली में मध्यम वर्षा जारी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक R.K. जेनामणि ने बताया कि दिल्ली में 17 सितंबर से वर्षा का एक और दौर शुरू होगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों में मुंबई, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। आज से मुंबई सहित पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण के इलाके में भारी वर्षा की संभावना है। रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सातारा और कोल्हापुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि मुंबई, ठाणे, वर्धा, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। चेन्नई में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में हल्के बादल छाए रहेंगे और बारिश का भी अनुमान है। लेह में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 26 डिग्री तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा और आइजोल, अगरतला, ईटानगर तथा गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तापमान 17 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इन जगहों पर तापमान 20 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उधर पोर्ट ब्लेयर और अगाती में
आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इन जगहों पर तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का मौसम विभाग का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, दिल्ली में कल रिकॉर्ड बारिश आज अखबारों की सुर्खियां बनी है। अमर उजाला के शब्द हैं, दिल्ली दरिया, बारिश से हवाई अड्डा और सड़कें बनी समंदर। हिंदुस्तान ने इसे आफत शीर्षक से लिखा है, NH8 और ITO से लेकर एयरपोर्ट तक जलमग्न, कई उड़ानें रद्द, 5 के रास्ते बदले गए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बारिश का 46 साल का रिकॉर्ड धुला। फरीदाबाद के अरावली इलाके में 30 साल से सूखा पड़ा झरना बारिश से लबालब। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, मानसून मेहरबान, दमकल कर्मियों ने फंसे लोगों को बचाया। दैनिक जागरण ने लिखा है, सितंबर में बारिश का 77 साल का रिकॉर्ड टूटा, 50 से अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ अखबारों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच आतंकवाद पर हुई चर्चा को अहमियत दी है। अखबारों ने पहले पन्ने की खबर है, उच्चतम न्यायालय को सरकार ने बताया कि कौन सी मौतों को कोविड से माना जाएगा। हिंदुस्तान ने लिखा है, हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा, संक्रमण के 30 दिनों में मौत, कोरोना से मृत्यु मानी जाएगी। देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति शुरू करने की योजना को बड़ी पहल बताते हुए नवभारत टाइम्स लिखता है, नई ड्रोन पॉलिसी में बदलाव से आसानी, परियोजना तेलंगाना के 16 जोन से शुरू होगी। हरिभूमि ने अच्छी खबर शीर्षक से इसे दूर दराज के इलाकों में टीके और आवश्यक दवाएं पहुंचाने की दिशा में अनूठी पहल बताया है। गुजरात के अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर भी सभी अखबारों की नजर है। चुनाव से 15 महीने पहले मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर सभी अखबारों ने अपने अपने अनुमान और आकलन को शीर्षक बनाया है। कोरोना के केरल में हालात काबू में नहीं, लिखता है लोकसत्य। खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क घटाने की खबर राहत शीर्षक से हिंदुस्तान के मुखपृष्ठ पर है। हरिभूमि ने इसे त्योहारों से पहले का तोहफा बताया है। जनसत्ता ने नीरज चोपड़ा और उनके माता पिता के विमान के भीतर चित्र के साथ लिखा है, विमान में अभिभावकों को यात्रा कराने का नीरज का सपना पूरा, कर्नाटक के बेल्लारी ले गए हवाई जहाज से। नवभारत टाइम्स ने चित्र के नीचे लिखा है, नीरज का एक और सपना पूरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान की स्थिति पर भी दोनों देशों में चर्चा हुई। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की गुजरात में बैठक होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में मूल्यों में नियंत्रण के लिए खाद्य तेल पर आयात शुल्क घटाया। केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय सहायता 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत ने वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद से कोरोना महामारी से निपटने में विकसित देशों के मुकाबले बेहतर कामयाबी हासिल की। देश में अब तक 73 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और अमेरिकी ओपन टेनिस में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लिलाह फर्नांडीज को हराकर महिला एकल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।